नमस्ते एवरीवन, मैं राजवीर सिंह, लेक्चरर इन इंग्लिश इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज हम पिछली सीरीज कन्फ्यूजन वर्ड को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको होमोफोन्स, होमोनिम्स के बारे में बताया जो सेम प्रोनाउंसिएशन या सेम स्पेलिंग होने पर भी डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। आज इसी सीरीज को मैं थोड़ा हटकर आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ आप बोर्ड पे कुछ वर्ड्स देख पा रहे हैं जो होमोफोन्स या होमोनिम्स तो नहीं है, लेकिन उनके मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। भले ही आपको हिंदी के हिसाब से ये सेम लुकिंग लगते हो, लेकिन ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में काम में लिए जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो इज स्पेशली मेंट फॉर द एडवांस लर्नर्स। यह वीडियो विशेष रूप से एडवांस लर्नर के लिए है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। लैंग्वेज पे मास्टरी लाने के लिए ये वीडियो आपके लिए एक माइलस्टोन प्रूव होगा, यह मेरा विश्वास है। तो चलो आज के वीडियो पर चलते हैं। There are 5 pair of words on the blackboard. First one is alone versus lonely. इन दोनों को हम हिंदी में अकेला ये कह देते हैं, alone अकेला, lonely अकेला, but they are used in different contexts. Alone means separate from company. It means a person or thing is without a company. Lonely also means alone but shows feeling of unhappiness or sadness. Alone में आदमी अकेला होता है कंपनी के बिना, लेकिन लोनली में अकेला है लेकिन उसका स्वभाव निराशा का, उदासी का है। दूसरी बात, हम प्लेसेस से पहले केवल लोनली को यूज कर सकते हैं, अलोन को यूज नहीं करते। Now look at the examples. He was sitting alone. वह अकेला बैठा हुआ था। It means he had no company. कि उसके साथ कोई नहीं था, वह अकेला था। Second example. Raman was very lonely when he first came here. रमन जब यहाँ आया तो वह बहुत अकेला था। It means it shows the state of sadness or unhappiness. वो अकेला भी था और उसका मूड भी अच्छा नहीं था, मतलब वो दुखी था, उदास था। तो ये डिफरेंस हो गया इसमें। इसके अलावा एक आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि बिफोर प्लेसेस, स्थान से पहले हम अलोन और लोनली में से चूज करना हो तो लोनली को प्रीफर करते हैं। दो आई हैवंट पुट एनी एग्जांपल इन दिस बोर्ड, मैंने यहाँ इसका कोई उदाहरण तो नहीं दिया है, लेकिन स्थान के लिए जैसे इट इज ए लोनली प्लेस, इट वॉज ए लोनली हाउस देयर, इस तरह से। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स अपना है ऑलमोस्ट नियरली। दोनों को हिंदी में लगभग कहते हैं। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग एंड नियरली ऑल्सो मीन्स लगभग। बट ऑलमोस्ट इज यूज्ड टू शो सिमिलरिटी, समानता दर्शाने के लिए, मतलब कोई चीज दूसरी चीज के लगभग जैसी है, लाइक या एज के सेंस में। इस कंडीशन में हम ऑलमोस्ट को तरजीह देते हैं टू शो सिमिलरिटी, समानता दर्शाने के लिए। लुक एट द एग्जांपल, दिस बोट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ए टॉय। यह नाव लगभग एक खिलौने की तरह दिखाई देती है। इट मींस बोट इज लाइक ए टॉय, मतलब यहाँ बोट को, नाव को हमने उस खिलौने जैसा बताया है। तो दोनों की कंपैरेटिवली हमने यहाँ लिंक बताया है। दूसरा, इट हैपन्स टू हिम ऑलमोस्ट एवरी डे। दूसरे यूज में हम बिफोर एवरी एनी बॉडी वन थिंग, तो ये हमें एवरी से पहले, एनी से पहले, थिंग या बॉडी वन पर समाप्त होने वाले वर्ड्स, एनीवन, एनीथिंग, समवन, समथिंग, इन शब्दों के साथ भी नियरली और ऑलमोस्ट का चुनाव करना हो तो ऑलमोस्ट को प्रीफर करते हैं। इसके स्पॉट पे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। अब आते हैं नियरली पर। नियरली भी लगभग होता है, बट नियरली इज यूज्ड बिफोर नंबर।
यदि संख्या की बात आती है तो केवल और केवल नियरली को यूज किया जाता है, न कि ऑलमोस्ट को। ध्यान रहे, वी शुडंट गेट कंफ्यूज्ड विद नियर। नियर एक नजदीक या पास का अर्थ रखने वाला अलग वर्ड है, यहां नियरली का यूज किया है लगभग के अर्थ में। तो बिफोर नंबर, संख्याओं से पहले हम लगभग के अर्थ में नियरली को तरजीह देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। नियरली 300 पीपल किल्ड इन दैट एक्सीडेंट, कि उस एक्सीडेंट में लगभग 300 लोग मारे गए। तो यहां उसको हमने अबाउट के सेंस में, लगभग के सेंस में ये नंबर होने के लिए नियरली को लिखा है, न कि ऑलमोस्ट को। हो, अब आप नियरली और ऑलमोस्ट के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख गए हैं। नेक्स्ट, अफ्रेड वर्सेस फ्राइटन्ड। प्राइमा फेसी दोनों का अर्थ प्रथम दृष्टया भयभीत होना होता है। अफ्रेड माने भयभीत, फ्राइटन्ड भयभीत या डरा हुआ। लेकिन दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एज वेल, इनको अलग अलग संदर्भ में काम में लिया जाता है। पहले हम देखते हैं अफ्रेड। अफ्रेड इज यूज्ड आफ्टर ए वर्ब एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमें पूरक के रूप में यूज करना हो तो हम अफ्रेड को प्रीफर करते हैं। आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, वह सांपों से डरता था, सांपों से भयभीत था। तो यहाँ वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में अफ्रेड आ गया। यू आर अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। तो लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम अफ्रेड को प्रीफर करते हैं। हालांकि इस यूज में हम फ्राइटन को भी काम में ले सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में फ्राइटन के बाद टू प्रीपोजिशन को तरजीह दी जाती है। नेक्स्ट, फ्राइटन बिफोर नाउन। अफ्रेड कैन नेवर बी यूज्ड बिफोर नाउन। अफ्रेड का हम प्रयोग नाउन से पहले नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि ही वॉज एन अफ्रेड बॉय, लेकिन फ्राइटन्ड का यूज हम नाउन से पहले कर सकते हैं। ही वॉज ए फ्राइटन चाइल्ड, तो यहाँ चाइल्ड से पहले हमने फ्राइटन्ड का यूज कर दिया। या पैसिव वॉइस में, इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम केवल और केवल फ्राइटन्ड का यूज करते हैं। फ्राइटन्ड इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। लुक एट द एग्जांपल, they were frightened to see that scene. Here the sentence is in passive voice, so we have used here frightened. Afraid can't be used here. यहाँ afraid का यूज नहीं किया जा सकता। तो is that clear? ये आसान है। frightened is used in passive voice and before a noun. passive में या noun से पहले frightened, and afraid is used as complement after linking verb. Next, very good comparison between close and shut. Close and shut both have Hindi as बंद करना। दोनों को हिंदी में हम बंद करना ये कहते हैं, क्लोज बंद करना, शट बंद करना। लेकिन ये भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, आई एम क्लेरिफाइंग क्लोज इन फ्रंट ऑफ ए नाउन। एक नाउन के रूप में एक नाउन से पहले हम क्लोज को प्रीफर करते हैं, न कि शट को। लुक एट द एग्जांपल, ए क्लोज्ड विंडो। यहाँ हमारा विंडो ये नाउन है, इसलिए ए शट विंडो नहीं कह सकते। ए शट डोर, इट इज नॉट करेक्ट। ए क्लोज्ड विंडो, ए क्लोज्ड डोर। तो यहाँ नाउन से पहले पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हम क्लोज को प्रीफर करते हैं। सेकंड, इन द सेंस ऑफ एंडिंग, अंत के भाव में या अंत के अर्थ में, समाप्ति के अर्थ में हम केवल और केवल क्लोज का यूज करते हैं। द मीटिंग क्लोज एट 10 AM। बैठक 10 बजे समाप्त हो गई। तो समाप्ति के ये अर्थ में या एंडिंग के अर्थ में हम क्लोज का यूज करते हैं, न कि शट। हम ये नहीं कह सकते कि द मीटिंग शट एट 10 AM। तो समाप्ति के अर्थ में हम केवल और केवल क्लोज का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल, अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। हम सड़क, परिवहन, एयरपोर्ट आदि
के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो बंद है, उस कंडीशन में हम क्लोज को तरजीह देते हैं। लुक एट द एग्जांपल, द रोड इज क्लोज ड्यू टू स्नो। बर्फबारी के कारण से या बर्फ के कारण से सड़क बंद है, तो हम या ये नहीं कह सकते कि द रोड इज शट ड्यू टू स्नो। तो ये रोड, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इनके बारे में बंद का या ब्लॉकेज का जिक्र किया जाता है, तो इसमें हम क्लोज को तरजीह देते हैं। नेक्स्ट आते हैं शट पे। शट भी बंद करना होता है। शट नॉइजी इफेक्ट शो करने वाले बंद के लिए आता है। जैसे आपको कोई चीज बंद करते हैं उसमें थोड़ा शोर शराबा होता है या थंपिंग की जाती है, जोर देकर अपने को किसी चीज को बंद करना है, उसके लिए हम शट को यूज करते हैं। जनरली इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी कोई चीज को जोर देकर बंद करने के लिए शट का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं शट द डोर, शट द विंडो, तो यहाँ विंडो या डोर है, उनको बंद करने में आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा और थोड़ी आवाज भी आएगी। इस कंडीशन में हम शट को प्रीफर करते हैं क्लोज की बजाय। इसके अलावा कंटेनर्स के लिए, मतलब कोई बंद चीज जिसके अंदर अन्य कोई चीज आती है, डिब्बा वगैरह के टाइप में, उसके लिए हम शट का यूज करते हैं। जैसे शट द सूटकेस, सूटकेस कंटेनर है अपने आप में। शट द बॉक्स, क्लोज द बॉक्स या क्लोज द सूटकेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से कोई चीज को कंटेन की हुई है, इसलिए हम कंटेनर्स या बंद चीज, बॉक्स, सूटकेस एटसेट्रा, इनसे पहले हम शट को तरजीह देते हैं। नाउ लेट्स take a look. Let's move to the next example. Besides versus except, दोनों ही वर्ड्स हिंदी में अर्थ रखते हैं के अलावा या के अतिरिक्त, बट these have opposite meanings. Besides gives the meaning of including और इन एडिशन टू, अर्थात कोई और चीज भी इसमें शामिल है इसके अतिरिक्त, तो शामिल होने के सेंस में हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। एक्सेप्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एक्सक्लूडिंग, किसी चीज को छोड़ने के अर्थ में, जो शामिल नहीं है उसके अर्थ में हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं। लुक एट द एग्जांपल, व्हाट अदर स्पोर्ट्स डू यू लाइक बिसाइड्स हॉकी। आप हॉकी के अलावा या के अतिरिक्त और कौन से खेल पसंद करते हैं। इट मीन्स यू लाइक अदर स्पोर्ट्स एज वेल एज हॉकी, आप अन्य स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, साथ में हॉकी को भी पसंद करते हैं, तो हॉकी यहाँ आपके लाइकनेस में इंक्लूड है, इस सेंस में बिसाइड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई लाइक ऑल द स्पोर्ट्स एक्सेप्ट फुटबॉल। मैं फुटबॉल के अलावा सारे खेल पसंद करता हूं। इट मीन्स यू डोंट लाइक फुटबॉल, एक्सेप्ट मतलब छोड़ दिया आपने, तो यहाँ और खेलों को तो आप पसंद करते हैं लेकिन फुटबॉल को छोड़कर। तो एक्सक्लूडिंग के सेंस में या छोड़ने के सेंस में हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं, जबकि शामिल करने के या इंक्लूड करने के सेंस में बिसाइड्स का यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, कॉशियस वर्सेस केयरफुल। दोनों ही वर्ड्स को हिंदी में हम सावधान या सतर्क कहते हैं। केयरफुल सावधान या सतर्क, और कॉशियस भी सावधान या सतर्क, बट विद डिफरेंट सेंस। कॉशियस is used for a person who is nervous that something may be dangerous or may go wrong, so he does the work with very thoughtful manner and slowly. एक कॉशियस व्यक्ति होता है, सतर्क होता है, वो नर्वस होता है और बहुत धीरे धीरे और सोच विचार के बाद ये कार्य करता है, क्योंकि उसको भय होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। जबकि केयरफुल पर्सन वो नर्वस नहीं होता, लेकिन किसी कार्य को ज्यादा अच्छे ढंग से संपादित करने के लिए टू डू समथिंग बेटर ही टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा केयर, वह अतिरिक्त सावधानी बरतता है।
दे वर वेरी कॉशियस व्हाइल हैंडलिंग द इश्यू। मामले को सुलझाते समय वे बहुत ज्यादा सतर्क थे। इसका मतलब उनको ये लग रहा था कि ये मामला शायद उनसे न सुलझे, वो थोड़े नर्वस लग रहे थे, उनको लग रहा था कि इसमें गलती हो सकती है। केयरफुल, ही वॉज केयरफुल व्हाइल डिलीवरिंग दैट स्पीच। वह भाषण देते हुए बहुत सतर्क था, सावधान था। इसका मतलब उसको कुछ गलत होने के भय तो नहीं था, लेकिन वो और ज्यादा अच्छा करना चाहता था, तो एडिशनल एफर्ट वो लगाना चाहता था उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो पॉजिटिव मैनर के लिए हम केयरफुल का यूज करते हैं, और नेगेटिव या नर्वसनेस शो करने के लिए हम कॉशियस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लासिक वर्सेस क्लासिकल, बोथ आर एडजेक्टिव्स। ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं और मिलते जुलते अर्थ वाले हैं, बट विद डिफरेंट सेंस। Classic describes something of very high quality that is one of the best of its kind। कि क्लासिक का यूज सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी या गुणवत्ता की कोई चीज जो अपने आप में श्रेष्ठ है उसके रूप में इसका यूज किया जाता है। जबकि क्लासिकल इज ए फॉर्म ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक और ओल्ड ट्रेडिशनल थिंग्स। क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक का एक प्रकार या कोई पुरानी परंपरा की कोई चीज के लिए यूज किया जाता है। नाउ लुक एट द एग्जांपल। क्लासिक एग्जांपल मतलब सर्वश्रेष्ठ या अच्छा उदाहरण, क्लासिक नॉवल श्रेष्ठ उपन्यास, क्लासिक शॉर्ट बहुत श्रेष्ठ या उत्कृष्ट शॉर्ट, क्लासिक बुक बहुत शानदार किताब। बट क्लासिकल म्यूजिक इसका मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल कोई म्यूजिक का फॉर्म, शास्त्रीय संगीत। क्लासिकल बैले ये एक तरह का नृत्य हो गया। क्लासिकल स्कॉलर कोई पुराना या प्राचीन समय का विद्वान। Our next pair of words is economic and economical. Both are adjectives. ये दोनों ही विशेषण है। हिंदी में दोनों का अर्थ होता है आर्थिक, but they are used in different sense. Economic means इकोनॉमी ऑफ कंट्री और एन एरिया, मतलब ये अर्थव्यवस्था से संबंधित किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से। और द मनी समबडी हैज, या किसी व्यक्ति के पास कोई धन है उससे संबंधित, जैसे आर्थिक दशा, आर्थिक प्रगति। इस सेंस में अर्थव्यवस्था से संबंधित सेंस के लिए हम इकोनॉमिक का यूज करते हैं। लुक एट द एग्जांपल, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री इज पुअर और बैड, कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, बुरी है। तो डायरेक्टली जो मनी से या ग्रोथ से अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई चीज होती है इसके लिए हम इकोनॉमिक का यूज करते हैं आर्थिक के अर्थ में। नेक्स्ट अपना है इकोनॉमिकल। यह भी एक एडजेक्टिव है, बट इट इज यूज्ड टू शो स्पेंडिंग मनी इन केयरफुल वे, धन को उचित या सावधानी पूर्वक तरीके से खर्च करना। जैसे आई कैन से ही इज एन इकोनॉमिकल पर्सन, मतलब है बहुत मितव्ययी है। हिज स्पेल वाज वेरी इकोनॉमिकल, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग वगैरह के लिए यूज होता है बॉलर के लिए इकोनॉमिकल, कि उसका स्पेल बहुत इकोनॉमिकल था, मींस उसने बहुत कम रन दिए। लुक एट द एग्जांपल, इट्स एन इकोनॉमिकल इट। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज एन इकोनॉमिकल कार टू रन, कि यह कार चलाने में कम खर्चे वाली है। तो यहाँ कोई चीज जो अपने लिए खर्च कम करती हो, केयरफुली हम जिस पे स्पेंड कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें पेट्रोल वगैरह कम लगता है। इकोनॉमिकल कार मींस ये कम खर्चीली है। तो कम एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव के लिए हम इकोनॉमिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, स्पेशली वर्सेस स्पेशली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है। अर्थ दोनों का हिंदी में विशेष रूप से या विशेषता होता है, सेंस बिल्कुल अलग है। स्पेशली मीन्स पर्टिकुलरली, विशेष रूप से। कोई कार्य आप करते हैं वो विशेष रूप से जोड़ दिया जाता है कि ये इस कार्य से, उसके लिए हम स्पेशली का यूज करते हैं। लुक एट द एग्जांपल, आई लव ऑल स्पोर्ट्स स्पेशली बैडमिंटन। मैं सभी खेलों को पसंद करता हूं, विशेष रूप से बैडमिंटन। इट मीन्स मुझे और खेल भी पसंद है, लेकिन उनमें से ज्यादा एम्फसाइज या ज्यादा जोर, ज्यादा विशेष रूप से बैडमिंटन है। तो कई चीजों में से एक पे ज्यादा जोर देने के लिए हम
स्पेशली का यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्पेशली मीन्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस, विशेष उद्देश्य के लिए। कोई चीज विशेष उद्देश्य के लिए बनी हो उसके लिए हम स्पेशली का यूज ना करके स्पेशली का यूज करते हैं। स्पेशली इज जनरली यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। और एक खास बात इसकी ये भी है कि हम स्पेशली को विशेष रूप से पास्ट पार्टिसिपल अर्थात मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह लगने वाले शब्द से पहले यूज करते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल, ही हैज हिज शूज स्पेशली मेड इन लंदन। उसने उसके जूते विशेष रूप से लंदन में बने हुए हैं। इसका मतलब स्पेशल पर्पस के लिए उनको लंदन में बनाया गया। और ये पास्ट पार्टिसिपल से भी आप पहचान सकते हैं कि मेड आ गया, इसका मतलब हो गया कि पास्ट पार्टिसिपल बाद में है तो उससे पहले हमें स्पेशली का यूज करते हैं, न कि स्पेशली का। इसमें से हम कह सकते हैं स्पेशली डिजाइन, तो डिजाइन ये पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए हमने स्पेशली मेड ये थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, स्पेशली बिल्ट विशेष रूप से बनाया, विशेष उद्देश्य के लिए बना हुआ। तो पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम स्पेशली का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हाई वर्सेस टॉल, दोनों ही ऊंचा ये अर्थ रखने वाले वर्ड है। बट हाई इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड टॉल इज यूज्ड फॉर पर्सन। चीजों के मेजरमेंट के लिए, माप तोल के लिए हम हाई, चीजों की ऊंचाई या हाइट दर्शाने के लिए हाई वर्ड का यूज करते हैं, जबकि कोई पर्सन या व्यक्ति की ऊंचाई बताने के लिए हम टॉल का यूज करते हैं। हाई इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, मतलब निचले भाग से लेकर टॉप भाग तक की जो ऊंचाई कोई चीज की है उसके लिए हम हाई का यूज करते हैं, जबकि किसी पर्सन की हाइट को शो करने के लिए हम हाई वर्ड को यूज न करके टॉल वर्ड का यूज करते हैं। लुक एट द एग्जांपल, द फेंस इज ओवर 5 मीटर्स हाई, बाड़ 5 मीटर से ज्यादा ऊंची है। तो यहाँ बाड़ एक थिंग हो गई इसलिए हमने हाई का यूज किया है। ही इज 5 फीट टॉल, वह 5 फीट ऊंचा है। यहाँ पर्सन का, व्यक्ति का जिक्र हो रहा है इसलिए व्यक्ति की ऊंचाई बताने के लिए हमने हाई के बजाय टॉल का यूज किया है। तो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रखने वाले वर्ड्स का यूजेस मैंने यहाँ आपको बताए हैं। ये एडवांस लर्नर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए और हर तरह के लर्नर्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर जरूर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को, एस्पायर्स को, लर्नर्स को भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।